आज हम बाबा के गुरुकुल में बिपिन चंद्र द्वारा लिखित आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर 11 राष्ट्रवादी आंदोलन उग्र राष्ट्रवाद का विकास 1905 से 1918 तक को पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास। सरकार का दमन और साथ में जनता को कुशल नेतृत्व देने में नेताओं की असफलता के कारण उपजी कुंठा जैसी बातों ने क्रांतिकारी संघर्ष को जन्म दिया। बंगाल के युवकों ने देखा कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध और राजनीतिक कार्रवाई के सारे रास्ते बंद हैं। हताश होकर उन्होंने व्यक्तिगत बहादुरी के कार्यों और बम की राजनीति का सहारा लिया। अब उन्हें यह भरोसा नहीं रहा था कि निष्क्रिय प्रतिरोध से राष्ट्रवादी उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि बारीसाल सम्मेलन के बाद समाचार पत्र युगांतर ने 22 अप्रैल 1906 को लिखा, समस्या का समाधान जनता के अपने हाथों में है। उत्पीड़न के इस अभिशाप को रोकने के लिए भारत के 30 करोड़ लोगों को अपने 60 करोड़ हाथ ऊपर उठाने होंगे। ताकत का सामना ताकत से करना होगा। लेकिन इन क्रांतिकारी युवकों ने जन क्रांति लाने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने आयरलैंड के आतंकवादियों और रूसी ध्वंसवादियों की विधियां अपनाने का फैसला किया, यानी कि अलोकप्रिय अधिकारियों का वध किया जाए। इस सिलसिले का आरंभ 1897 में ही हो चुका था, जब चापेकर भाइयों ने पूना में 2 बदनाम ब्रिटिश अधिकारियों का वध कर डाला था। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था। 1905 के बाद अनेक समाचार पत्र क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी करने लगे थे। इनमें बंगाल के साध्य और युगांतर तथा महाराष्ट्र के काल सबसे प्रमुख थे। दिसंबर 1907 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को जान से मारने की कोशिश की गई। अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में एक बग्घी पर बम फेंका, जिसमें वे समझते थे कि बदनाम जज किंग्सफोर्ड बैठा है। बाद में प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस पर मुकदमा चलकर उसको फांसी दे दी गई। क्रांतिकारी आंदोलन अब आरंभ हो चुका था। क्रांतिकारी युवकों की अनेक गुप्त संस्थाएं अब बन गईं। इनमें सबसे प्रमुख थी अनुशीलन समिति, जिसके ढाका खंड की ही अकेली 500 शाखाएं थी। क्रांतिकारी समितियां जल्द ही देश के दूसरे भागों में भी सक्रिय हो उठी। उनका हौसला इतना बढ़ चुका था कि जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में एक सरकारी जुलूस में हाथी पर बैठा था, तब उस पर भी उन्होंने बम फेंका। इस हमले में वायसराय घायल हो गया। क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियों के केंद्र विदेशों में भी खोले। इसकी पहल लंदन में श्यामजी कृष्णा वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर और हरदयाल ने की, जबकि यूरोप में उनके प्रमुख नेता मैडम भीखाजी कामा और अजीत सिंह थे। क्रांतिकारी आंदोलन भी धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। वास्तव में एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में क्रांतिकारियों की असफलता निश्चित थी। इसने जनता को गतिमान नहीं बनाया और वास्तव में जनता में इसका कोई आधार न था। लेकिन भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्रांतिकारियों का बहुमूल्य योगदान रहा है। जैसा कि एक इतिहासकार ने कहा है, उन्होंने हमें अपने मनुष्यत्व पर गर्व करना फिर से सिखाया। हालांकि राजनीतिक रूप से चेतन
अधिकांश लोग क्रांतिकारी राजनीतिक दृष्टिकोण से सहमत न थे। फिर भी ये क्रांतिकारी अपनी वीरता के कारण अपने देशवासियों में बेहद लोकप्रिय हुए। अब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 से 1914 को पढ़ेंगे। बंग भंग विरोधी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। विभाजन का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी भाग एक हो गए। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष गोखले ने विभाजन की और कर्जन के प्रतिक्रियावादी शासन की खुलकर निंदा की। राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का भी समर्थन किया। नरमपंथी व गरमपंथी राष्ट्रवादियों के बीच जमकर सार्वजनिक बहसें हुई और मतभेद उभरे। गरमपंथी कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल से बाहर भी देश में फैलाया तथा औपनिवेशिक सरकार के साथ वे किसी भी रूप में जुड़ने का बहिष्कार करना चाहते थे। नरमपंथी बहिष्कार को बंगाल तक और वहां भी केवल विदेशी मालों तक सीमित रखना चाहते थे। वर्ष 1906 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दोनों दलों में रसाकसी हुई। अंत में समझौता दादा भाई नौरोजी के नाम पर हुआ, जिन्हें सभी राष्ट्रवादी एक महान देशभक्त मानते थे। दादा भाई ने अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषणा की कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन या उपनिवेशों की तरह का स्वशासन या स्वराज्य है। इस घोषणा ने राष्ट्रवादियों में बिजली की तरह लहर सी दौड़ा दी। लेकिन राष्ट्रवादी आंदोलन के दोनों भागों के मतभेदों को बहुत समय तक दबाकर नहीं रखा जा सका। अनेक नरमपंथी राष्ट्रवादी घटनाओं के साथ तालमेल बिठाकर नहीं चल सके। वे यह नहीं समझ सके कि उनके जिन दृष्टिकोण और जिन विरोधियों ने पीछे एक ठोस लक्ष्य प्राप्त किया था, अब आगे के लिए पर्याप्त नहीं रह गए थे। वे राष्ट्रीय आंदोलन के नए चरण तक नहीं पहुंच सके। दूसरी ओर उग्र राष्ट्रवादियों को रोका जाना पसंद न था। अंत में दिसंबर 1907 में सूरत अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए। नरमपंथी नेता कांग्रेस संगठन पर कब्जा करने तथा उसमें गरमपंथियों को निष्क्रिय करने में सफल रहे, लेकिन अंततः इस विभाजन से लाभ किसी भी दल को नहीं हुआ। नरमपंथी नेताओं का राष्ट्रीयवादियों की नई पीढ़ियों से संपर्क टूट गया। ब्रिटिश सरकार ने भी बांटो और राज करो का खेल खूब खेला। उन्होंने गरमपंथी राष्ट्रवादियों का दमन किया तथा इसके लिए उन्होंने नरमपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में लाने के प्रयत्न किए। नरमपंथी राष्ट्रवादियों को खुश करने के लिए उन्होंने 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट के रूप में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। इसी कानून को 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। 1911 में सरकार ने बंगाल का विभाजन समाप्त कर देने की घोषणा भी की। पश्चिमी और पूर्वी बंगाल फिर से मिल दिए गए तथा बिहार और उड़ीसा नाम से दो प्रांत इसके अलग बना दिया गया। इसी के साथ केंद्र सरकार की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लाई गई। मॉर्ले मिंटो सुधारों में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय परिषदों में चुने हुए सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन ऐसे अधिकांश सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना था, अर्थात इंपीरियल काउंसिल के मामले में प्रांतीय परिषदों के द्वारा और प्रांतीय परिषदों के मामले में नगर पालिकाओं और जिला परिषदों द्वारा चुने हुए सदस्यों में कुछ सीटें जमींदारों और भारत में रह रहे ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए आरक्षित थी। उदाहरण के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 68 सदस्यों में 36 अधिकारी होते और 5 ऐसे नामजद सदस्य होते जो अधिकारी न हों। शेष 27 सदस्य चुने हुए होते, जिसमें 6 बड़े जमींदारों के
और 2 ब्रिटिश पूंजीपतियों के प्रतिनिधि होते। इसके अलावा सुधार के बाद भी ये परिषदें वास्तविक शक्ति से वंचित होती और केवल सलाहकार समितियों का काम करती। इन सुधारों से ब्रिटिश शासन के लोकतंत्र विरोधी और विदेशी चरित्र में या विदेशियों द्वारा देश के आर्थिक शोषण में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। वास्तव में भारत के प्रशासन को लोकतांत्रिक रूप देना उनका उद्देश्य था ही नहीं। इस समय मॉर्ले ने खुलकर कहा कि अगर यह कहा जा रहा हो कि वर्तमान सुधार अप्रत्यक्ष या अनिवार्य रूप से भारत में एक संसदीय प्रणाली की स्थापना की ओर हमें ले जाएंगे, तो कम से कम मेरा इनसे कुछ भी लेना देना नहीं होगा। भारत सचिव के रूप में उसका स्थान लेने वाले लॉर्ड क्रेब ने 1912 में स्थिति और भी साफ कर दी। भारत में एक वर्ग ऐसा है जो स्वशासन की आशा लिए हुए है, जैसा कि दूसरे डोमिनियों को दी गई है। मैं भारत के लिए इस तरह का कोई भविष्य नहीं देखता। 1909 के सुधारों का वास्तविक उद्देश्य नरमपंथियों को भ्रमित करना, राष्ट्रवादियों में फूट डालना और भारतीयों के बीच एकता को बढ़ने से रोकना था। इन सुधारों ने अलग अलग चुनाव मंडलों की प्रणाली भी आरंभ की। इसमें सभी मुसलमानों को मिलाकर इसके अलग चुनाव क्षेत्र बनाए गए और इन क्षेत्रों से केवल मुसलमान ही चुने जा सकते थे। यह काम अल्पसंख्यक मुसलमान संप्रदाय की सुरक्षा के नाम पर किया गया। वास्तव में यह हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने और भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने की नीति का ही अंग था। अलग अलग चुनाव मंडलों की यह प्रणाली इस धारणा पर आधारित थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के राजनीतिक और आर्थिक हित अलग अलग हैं। यह एक अवैज्ञानिक धारणा थी, क्योंकि धर्म कभी राजनीतिक या आर्थिक हितों का या राजनीतिक संगठन का आधार नहीं हो सकता। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रणाली के व्यवहार में बहुत घातक परिणाम निकले। इसने भारत के एकीकरण की निरंतर ऐतिहासिक प्रक्रिया में बाधा खड़ी की। यह प्रणाली देश में हिंदू और मुसलमान दोनों की तरह ही सांप्रदायिकता के विकास का प्रमुख कारण सिद्ध हुई। मध्यवर्गीय मुसलमानों के शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने तथा इस प्रकार उनको भारतीय राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में शामिल करने के बजाय अलग अलग चुनाव मंडलों की इस प्रणाली ने विकसित होते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन से उनके अलगाव को और स्थायी बनाया। इससे अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला। इसने हिंदू मुसलमान सभी भारतीयों की साझी आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से लोगों को रोका। नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने मॉर्ले मिंटो सुधारों को पूरा समर्थन नहीं दिया। जल्द ही उन्हें लगने लगा कि इन सुधारों से बहुत अधिक कुछ प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी सुधारों को लागू कराने के लिए उन्होंने सरकार से सहयोग का निर्णय किया। सरकार से यह सहयोग और उग्र राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम का विरोध उनके लिए बहुत महंगा सिद्ध हुआ। धीरे धीरे जनता में उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान कम होते गए और वे एक मामूली से राजनीतिक समूह बनकर रह गए। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट समाप्त हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम संप्रदायवाद का विकास को पढ़ेंगे। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।